रिकॉर्डिंग से पहले एक छोटी सी बात। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आवाज हल्की सी बैठी हुई है। उम्मीद है आप मेरी आवाज से ज्यादा कहानी को महसूस करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ लेखिका शिवांगी और आप सुन रहे हैं रेडियो नाइट्स, जहाँ कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो धड़कनों में उतर जाती हैं। और आज मैं अपनी लिखी कहानी अपनी आवाज में आपके दिल तक पहुंचाने आई हूँ। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। एपिसोड 63, कॉलेज। रिया गुस्से में बोली, क्या तुमने मुझे अंधा कहा? तभी वंश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बोला। अपनी हरकतें देखी हैं कभी तुमने? कभी रॉकेट की तरह अपनी स्कूटी उड़ाते हुए मेरी गाड़ी से भिड़ा जाती हो, कभी खुद ही रॉकेट बनकर अटक जाती हो। ये सुनते ही रिया गुस्से में बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे भिड़ने का, वो तो बस मैंने तुम्हें देखा। ये कहते हुए रिया रुक गई। वो गुस्से में वंश को देखकर बोली, मुझे तो तुम बड़े ज्ञान दे रहे हो, तुम खुद भी तो देखकर चल सकते हो ना। रिया की बात सुनते ही अब वंश चुप हो गया। वो अब उसे घूर कर अटकते हुए बोला, देखो अपनी गलती का ब्लेम मुझ पर मत डालो। वंश ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो खुद भी बिना सामने देखे बढ़ रहा था। वो चाहता तो माफी मांग सकता था, पर ऐसे कैसे वो रिया से माफी मांग सकता था, वो भी इतनी आसानी से। वंश की बात सुन। अब रिया गुस्से में बोली, तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ये सुन वंश भी उससे झगड़ते हुए बोला, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। दोनों ऐसे लड़ ही रहे थे कि तभी वहां उस कैबिन के खुले हुए दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ये आवाज सुन रिया और वंश दोनों की नजरें सामने खड़े आदमी पर गई, जो कोई और नहीं वंश का ही एक गार्ड था, जो आंखों में हैरानी लिए उन दोनों को देख रहा था। उसे खुद को ऐसा देखता देख रिया और वंश को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो दोनों अभी किस पोजीशन में हैं, तो वंश तो झेप गया। रिया के तो गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। रिया ने झट से नजरें फेर ली। उसे लगा कि अगर कोई थोड़ी देर और उसे ऐसे देख लेगा तो उसका दिल ऐसे ही धड़कते हुए बाहर निकल आएगा। वहीं वंश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो नजरें फेर गुस्से में लड़खड़ाते हुए बोला, हटो मेरे ऊपर से। ये सुन रिया भी नजरें चुराते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर गिरने का, तुम आकर लड़े थे मुझसे। ये कहते हुए रिया वंश के ऊपर से हट गई। वहीं उन दोनों को लड़ता देख वो गार्ड धीमी आवाज में बोला, सर मैं बाद में आता हूँ। ये बोलकर वो गार्ड वहां से जाने लगा। उधर मल्होत्रा मेंशन। दादाजी की नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रहे व्योम पर गई। व्योम तैयार होकर हाथों में सूटकेस लिए नीचे आ रहा था। उसे आता देख दादाजी की भौहें सिकुड़ गई। वो उसे देखकर सख्त आवाज में बोले, व्योम ये सब क्या है, तुम कहाँ? उन्होंने इतना ही कहा था कि तब तक व्योम भी सीढ़ियों से उतर नीचे आ गया था। वो सामने खड़े दादाजी को देखकर बोला, दादाजी मैं अभी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा हूँ। ये सुनते ही दादाजी व्योम को देखकर बोले, क्या अभी? पर तुम्हारी फ्लाइट तो शाम की थी, तो तुम अभी क्यों? उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी व्योम बोला, दादाजी किसी कारण मेरी शाम की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मेरी बोर्डिंग अभी ही आधे घंटे बाद की है। ये सुनकर दादाजी परेशान होते हुए बोले, पर अभी तो वंश और रियांश भी वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर व्योम बोला, दादाजी मैं वंश और रियांश भाई से सुबह ही मिला था, उन दोनों से मैंने पहले ही बात कर ली थी। ये सुनकर दादाजी फिर बोले, अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ, पर वहां अपना ख्याल रखना, तुम्हें एयरपोर्ट पर असिस्टेंट लेने आ जाएगा और तुम्हारे रहने, कॉलेज और बाकी सभी चीजों का वहां पहले ही बंदोबस्त हो चुका है। ये सुनकर व्योम ने सिर हिला दिया और वो दादाजी के पास आया, उनके पैर छुए। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ रख दिया। व्योम फिर सीधा खड़ा हो गया और बोला, दादाजी अब मैं चलता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, वहां कोई बदमाशी मत करना,
कंपनी को अच्छे से संभालना। अगर कुछ ना समझ आए तो असिस्टेंट से बात करना। अब वहाँ का काम तुम्हें ही संभालना है व्योम। अगले 6 महीने तुम व्योम बनकर नहीं, व्योम मल्होत्रा बनकर काम संभालना। जैसे तुम्हारे भाइयों और मैंने कंपनी को संभाला, वैसे ही संभालना। ये सुन व्योम ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो हाथ में सूटकेस लिए निकल गया। वहीं दादाजी पीछे खड़े बस उससे जाते हुए देखते रह गए। आज सालों के बाद उन्होंने इस घर के बच्चे को खुद से दूर किया था, वरना उस हादसे के बाद उन्होंने वंश, व्योम और रियांश को अपने सीने से लगाकर पाला था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने फोन पर शो हो रहे नाम को पढ़ा, जहां अभिवन लिखा था। फोन देखते ही दादाजी ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ अभिवन ने कहा, हेलो। तभी आवाज आई, सर मैं आ गया हूँ, आप आ जाइए। वहीं व्योम जैसे ही मल्होत्रा मेंशन से निकला और पार्किंग में पहुंचा, वैसे ही उसकी नजर सामने एक गाड़ी के पास खड़े रोनी पर गई। उसे देख उसने अपने हाथ में लिए बैग गाड़ी की डिग्गी में रखा और कहा, गाड़ी स्टार्ट कर। वहीं रोनी ने हाँ कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रोनी बोला, व्योम। व्योम ने सिर हिलाया और डिग्गी बंद की। वहां से जाने से पहले वो दोबारा अपने घर की तरफ मुड़ा। वो अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए बोला, मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर कर ही लौटूंगा, वादा है मेरा। 6 महीने बाद आज जो व्योम है वो व्योम नहीं, मेरे मॉम डैड का बेटा व्योम मल्होत्रा लौटेगा। ये कहते ही वो झटके से मुड़ा और वापस गाड़ी में आ बैठा। वहीं उसके बैठते ही रोनी ने गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा दी। वो ड्राइव करते हुए बोला, व्योम मुझे लगा नहीं था कि तू दादाजी की बात मानकर ऑस्ट्रेलिया सच में जाने वाला होगा। उसकी बात सुन व्योम शांति भरे लहजे में बोला, मैं वहां दादाजी की दी हुई सजा की खातिर नहीं, अपने एक काम को खत्म करने जा रहा हूँ। ये सुन रोनी ड्राइव करते हुए व्योम को देखकर नासमझी के साथ उसकी बात दोहराते हुए बोला, अपने काम? कैसा काम? तभी व्योम बोला, ये तुझे जब मैं वापस लौटूंगा तब बताऊंगा। ये सुनकर रोनी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो आज ही महसूस कर पा रहा था कि व्योम का बर्ताव काफी बदला बदला सा लग रहा था। पहले उसका वहां कॉलेज में लड़ना, फिर उसकी ये अजीब बातें। उसे आज ऐसा लग रहा था कि व्योम वो व्योम नहीं जिसे वो जानता था। दूसरी ओर हॉस्पिटल, एक डॉक्टर लड़खड़ाती आवाज में बोली, तो वो शायद हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज गले में ही अटक गई, क्योंकि नील सूर्यवंशी उसे लाल आंखों से देख रहे थे। उनका गुस्सा वहां खड़ा हर व्यक्ति महसूस कर पा रहा था। वो आंखों में अंगारे लिए बोले, मैं नहीं जानता कि वो कैसे ठीक होगा, पर वो मुझे सही सलामत चाहिए, समझे तुम सब? और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी, अपनी जान देकर। इसलिए अच्छा यही होगा कि उन्हें जल्दी से होश आ जाए। क्या होगा आगे? क्या डॉक्टर्स बचा पाएंगे रियांश को? और वहीं व्योम निकल पड़ा अपनी एक नई मंजिल की ओर। क्या वो जीत पाएगा आने वाली इस जंग में? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आए तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अपना फीडबैक भी दे। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्दी आएगा। तो ये था आज का भाग। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे सुनकर यूं ही मत जाइएगा। अपना प्यार लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दीजिए। आपका हर एक शब्द मुझे अगला भाग लिखने की ताकत देता है। मैं हूँ लेखिका शिवांगी और मिलते हैं अगले रविवार इसी चैनल पर इसी समय। तब तक आप अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए।